हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे स्कोप ऑफ सर्विसेज के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि स्कोप ऑफ सर्विसेज क्या होती हैं, स्कोप ऑफ सर्विसेज को एक हॉस्पिटल में कहाँ डिस्प्ले करना चाहिए, स्कोप ऑफ सर्विसेज कितने तरह की होती हैं, सपोर्ट सर्विसेज क्या होती हैं और आउटसोर्स सर्विसेज क्या होती हैं। दोस्तों, स्कोप ऑफ सर्विसेज जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उपलब्ध सुविधाएं, और एक हॉस्पिटल में जो जो सुविधाएं पेशेंट को उपलब्ध कराई जाती हैं, एक हॉस्पिटल के द्वारा मरीजों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं वो स्कोप ऑफ सर्विसेज कहलाती हैं। जैसे कि हॉस्पिटल अलग अलग तरह के होते हैं, सिंगल स्पेशलिटीज हॉस्पिटल होते हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं, फिर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं। तो जैसे कि हॉस्पिटल अलग अलग तरह के होते हैं तो स्कोप ऑफ सर्विसेज भी वेरी करती है कि किस हॉस्पिटल की स्कोप ऑफ सर्विसेज क्या होंगी। जानेंगे कि हॉस्पिटल की स्कोप ऑफ सर्विसेज को कहाँ डिस्प्ले करना चाहिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हॉस्पिटल की स्कोप ऑफ सर्विसेज हमेशा बाइलिंगुअल होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्प्ले होना चाहिए, और ये हमेशा रजिस्ट्रेशन काउंटर या रिसेप्शन एरिया के आसपास होनी चाहिए, या फिर ओपीडी सिटिंग एरिया में जहां पर पेशेंट्स का फुटफॉल ज्यादा होता है, पेशेंट्स का वॉक इन ज्यादा होता है, पेशेंट्स आसानी से पढ़ सकते हैं, वहां पर स्कोप ऑफ सर्विसेज हॉस्पिटल की डिस्प्ले करना चाहिए। स्कोप ऑफ सर्विसेज हमेशा बाइलिंगुअली डिस्प्ले करना चाहिए ताकि पेशेंट आसानी से उसको पढ़ सकें। जिसको इंग्लिश नहीं आती वो हिंदी में पढ़ सके, या फिर इंग्लिश तो कॉमन है, इंग्लिश में भी पढ़ सके। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, एनेस्थीसियोलॉजी, निश्चेतना विभाग, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। तो इसी तरह से हर हॉस्पिटल को अपनी स्कोप ऑफ सर्विसेज बाइलिंगुअली डिस्प्ले करनी है। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कोप ऑफ सर्विसेज में क्या क्या डिस्प्ले नहीं करना चाहिए। देखिए, ऐसी कोई भी सर्विसेज जो हॉस्पिटल में परमानेंटली उपलब्ध नहीं है, ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट जिससे रिलेवेंट डॉक्टर हमेशा के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, वो स्कोप ऑफ सर्विसेज में डिस्प्ले नहीं करना चाहिए। या फिर ऐसे कोई भी डॉक्टर जो ऑन कॉल बेसिस पर कभी कभी आते हैं हॉस्पिटल में, वो भी अपन को डिस्प्ले नहीं करना चाहिए। या फिर कोई भी डॉक्टर या स्पेशलिस्ट जो ओपीडी, आईपीडी और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं हॉस्पिटल में, उनको भी स्कोप ऑफ सर्विसेज में डिस्प्ले नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग हॉस्पिटल की जो स्कोप ऑफ सर्विसेज होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक स्कोप ऑफ सर्विस होती है हॉस्पिटल की और दूसरी होती है डिपार्टमेंट्स की। तो जानेंगे हॉस्पिटल की स्कोप ऑफ सर्विसेज क्या होती हैं। बेसिकली हॉस्पिटल में जो डिपार्टमेंट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, एनेस्थीसियोलॉजी डिपार्टमेंट, जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट, जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक एंड पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, ये जो सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ये एक हॉस्पिटल का स्कोप ऑफ सर्विसेज कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि हॉस्पिटल की स्कोप ऑफ सर्विसेज क्या होती हैं। अब बात करूंगा डिपार्टमेंटल स्कोप ऑफ सर्विसेज से। जैसे कि हमने अभी बात की, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक, गायनेकोलॉजी, ये सारे डिपार्टमेंटल स्कोप ऑफ सर्विसेज होते हैं। बात करेंगे डिपार्टमेंटल स्कोप ऑफ सर्विसेज के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इसमें पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट की स्कोप ऑफ सर्विसेज के बारे में दिया हुआ है। मतलब पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत हॉस्पिटल में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं अपने मरीजों को। जैसे कि इसमें ओपीडी दिया है, आईपीडी दिया है, फिर उसके बाद ओटी दिया है, एंटीनेटल केयर है, पोस्ट नेटल केयर है, न्यूनेटल चेकअप है, रेगुलर चेकअप है, लैक्टेशन मैनेजमेंट है, पेशेंट्स का वैक्सीनेशन भी है। ये जो सारी सुविधाएं हैं ये पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाती हैं और ये पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट की स्कोप ऑफ सर्विसेज कही जाएंगी। इस स्लाइड में आप देख सकते हो, इसमें गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक डिपार्टमेंट की स्कोप ऑफ सर्विसेज के बारे में दर्शाया हुआ है। मतलब गायनेकोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है उसमें ओपीडी भी है, आईपीडी भी है, उससे रिलेटेड ओटी भी है, लेबर रूम है, फिर जो सोनोग्राफी या फिर यूएसजी है वो डिपार्टमेंट भी है, एमटीपी सर्विसेज भी उपलब्ध कराई जाती हैं, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये जो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं मरीजों को, ये सब गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट की स्कोप ऑफ सर्विसेज कही जाएंगी। सिमिलरली इस स्लाइड में जनरल सर्जरी के बारे में बताया हुआ है कि जनरल सर्जरी के अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं एक हॉस्पिटल में। इसमें जैसे कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज भी प्रोवाइड की जाती हैं, तो उसके बारे में भी दिखाया हुआ है। तो इस तरह से हमने जाना कि पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं वो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट की स्कोप ऑफ सर्विसेज कहलाएंगी। जो गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं वो गायनी डिपार्टमेंट की स्कोप ऑफ सर्विसेज होंगी। और ये जो डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि गायनेकोलॉजी और पीडियाट्रिक हैं, ये हॉस्पिटल के स्कोप ऑफ सर्विसेज कहलाते हैं। और इन डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं वो डिपार्टमेंटल स्कोप ऑफ सर्विसेज कही जाती हैं।
अब जानेंगे सपोर्ट सर्विसेज के बारे में कि सपोर्ट सर्विसेज किनको बोलते हैं। सपोर्ट सर्विसेज उनको बोलते हैं जो थेरापेटिक पार्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं होती हैं पर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं, और ये डिपार्टमेंट कहलाते हैं जैसे कि फार्मेसी हो गया, एम्बुलेंस हो गया, एक्सरे हो गया, सोनोग्राफी हो गया, फिर डाइटरी सर्विसेज में अगर कोई डाइटिशियन है तो वो हो गया, या फिर डायग्नोस्टिक सर्विसेज में इमेजिंग सर्विसेज भी आती हैं, पैथोलॉजिकल सर्विसेज भी आती हैं। तो ये जो सारी सर्विसेज हैं ये सपोर्ट सर्विसेज के अंतर्गत कंसीडर की जाती है। जानेंगे आउटसोर्स सर्विसेज के बारे में। आउटसोर्स सर्विसेज क्या कहलाती हैं? ऐसी कोई भी सुविधा जो हॉस्पिटल में उपलब्ध परमानेंटली नहीं होती है पर किसी थर्ड पार्टी से इसके लिए हमारा टाई अप होता है या हॉस्पिटल का टाई अप होता है, और समय होने पर, जरूरत होने पर वो थर्ड पार्टी उस हॉस्पिटल को वो सुविधा उपलब्ध कराती है, इसको आउटसोर्स सर्विसेज बोलते हैं। और आउटसोर्स सर्विसेज करने के लिए लीगल एग्रीमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है जो अथॉरिटीज कंसीडर करती हैं। तो ऐसा कोई भी हॉस्पिटल जो सर्विस आउटसोर्स सर्विसेज को अवेल करता है वो लीगल एग्रीमेंट जरूर बनवाए, और इसकी वैलिडिटी भी होनी चाहिए कि ये 1 साल से 2 साल तक वैलिड है, 3 साल तक वैलिड है, 4 साल तक वैलिड है। तो आउटसोर्स सर्विसेज किस तरह की होती हैं? जैसे कि ब्लड बैंक हो गया, ये बहुत सारे हॉस्पिटल में ब्लड बैंक अटैच नहीं होता है, एसोसिएटेड नहीं होता, तो वे किसी दूसरे ब्लड बैंक पर डिपेंडेंट होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अपने पेशेंट को, तो उसका MOU होना या टाई अप होना बहुत जरूरी है। सिमिलरली लॉन्ड्री सर्विसेज हैं या फिर एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, तो इस तरह की कोई भी सर्विस होती है जो एक हॉस्पिटल आउटसोर्स करता है उसको आउटसोर्स सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। Thank you very much. So it was all about the scope of services what I wanted to talk about in my video. Thank you so much for watching.